हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे नीति शास्त्र के अंदर जो हम पश्चिम विचार की सीरीज चला रहे हैं। तो पश्चिम विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। तो जॉन रॉल्स की तस्वीर आप बगल में देख सकते हैं और आज इनके विचारों के बारे में देखेंगे। इनके विचार हमारे उपयोगितावाद का खंडन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स हमारे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक थे। इन्होंने राजनीति में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया था। उनका काम विशेष रूप से उनकी जो 1971 की पुस्तक थी, पुस्तक का नाम ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो बात करें तो समकालीन जो उदारवादी राजनीतिक दर्शन है उसमें एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये पुस्तक है द ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक क्या है, उस समय के उदारवादी जो राजनीतिक दर्शन था उसमें एक मील का पत्थर, मतलब सबके द्वारा जानी मानी जाती है। रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स ने न्याय के एक सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया जो क्या करता है, समाज में स्वतंत्रता और समानता के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो हमारे जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया था। तो समाज में क्या करता है, स्वतंत्रता और समानता के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। जो उनका सिद्धांत है जिसे न्याय के रूप में निष्पक्षता, मतलब जस्टिस फॉर फेयरनेस कहा जाता है, उपयोगितावाद और अन्य दर्शनों के विकल्प के रूप में उभरा था। क्यों? क्योंकि उस समय सभी लोग मानते थे कि उपयोगितावाद सबसे बेहतर है, लेकिन उपयोगितावाद की बजाय जो न्याय के रूप में निष्पक्षता का सिद्धांत दिया था हमारे जॉन रॉल्स ने, उसको सभी ने माना था। अब हम मानते हैं क्या जॉन रॉल्स के दर्शन और न्याय का सिद्धांत क्या है, अब जानने की कोशिश करते हैं। जॉन रॉल्स का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखना चाहिए। यदि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे सब जगह न्याय ही न्याय है, तो ऐसा न्यायपूर्ण समाज क्या है, किस तरह का दिखना चाहिए और उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए, ये पता लगाना था। इसके लिए उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जिससे उन्होंने मूल स्थिति, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है, और अज्ञानता का पर्दा, मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो ये दो नाम दिए उसे। तो इसलिए जॉन रॉल्स ने क्या किया, एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जिसे उन्होंने मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा नाम दिया। अब दोनों की बात करते हैं, उन्होंने किस तरह की कल्पना की। पहले तो मूल स्थिति की कल्पना की, मतलब ओरिजिनल पोजीशन की। जॉन रॉल्स ने तर्क दिया कि न्याय के सिद्धांतों को ऐसे लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, मतलब न्याय का सिद्धांत बनाने का कार्य ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो समाज में अपनी स्थिति, अपनी प्रतिभा, अपनी नस्ल, लिंग, सामाजिक वर्ग, संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में भी नहीं जानते, मतलब इग्नोरेंस होनी चाहिए। तो वो लोग जिनको न्याय का सिद्धांत बनाने का कार्य दिया जाना चाहिए, वो उनको क्या क्या चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, उनकी अपनी स्थिति, अपनी प्रतिभा, अपनी नस्ल, लिंग, सामाजिक वर्ग, संपत्ति, यहाँ तक कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए। यह काल्पनिक स्थिति जहाँ निर्णय लेने वाले व्यक्ति के अज्ञानता के पर्दे के पीछे होनी चाहिए, इन चीज़ों के प्रति उनकी क्या होनी चाहिए, अज्ञानता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये विचार है कि न्याय के सिद्धांतों को चुनने वाले व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत पहचान, समाज में अपनी स्थिति कि वो अमीर है या गरीब, प्रतिभाशाली है या नहीं, अपनी पसंद, अपने विशेष गुणों के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, तभी वे एक बेहतर न्याय का सिद्धांत बना सकते हैं। इस पर्दे के पीछे होने से वे निष्पक्ष रूप से ऐसे सिद्धांतों का चयन करेंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि समाज में किस स्थिति में होंगे, क्या वो खुद किस स्थिति में होंगे, इस जब इनका पता नहीं होता तो वो ऐसे जो न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करेंगे जो क्या होंगे, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जॉन रॉल्स ने न्याय के दो सिद्धांत दिए। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करें तो अज्ञानता के पर्दे के पीछे से अज्ञानता के पर्दे के पीछे से जॉन रॉल्स का मानना था कि तर्कसंगत व्यक्ति दो मुख्य सिद्धांतों का चयन करेंगे और इन सिद्धांतों से क्या होगा, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण बनेगा। अब दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं जिनके आधार पर जॉन रॉल्स ने कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। पहला सिद्धांत आता है समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत पूर्ण व्यवस्था की मूल स्वतंत्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए जो दूसरों के लिए समान स्वतंत्रताओं के समकक्ष पूर्ण व्यवस्था के अनुकूल हो। तो वो ये सभी लोग क्या कहेंगे, जिनको अज्ञानता के पर्दे में होंगे, कि सभी की स्वतंत्रता में वो विश्वास करेंगे। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान और व्यापक बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए।
क्या, सभी नागरिकों को समान और व्यापक बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। और इन स्वतंत्रताओं में राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे हमारे वोट डालने का अधिकार होता है, भाषण और सभा मतलब सभा या समिति बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता, विवेक और विचार की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, कानून के शासन का अधिकार, तो इस तरह के बहुत सारे अधिकार या स्वतंत्रताएं मिलेगी। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे के बड़े लाभ के लिए बलिदान न किया जाए। वे किसी बड़े को कोई लाभ हो रहा है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके लाभ के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। दूसरा सिद्धांत दिया उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत। क्या सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के सिद्धांत की बात करें, जो उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था। इसके पाठ किया उन्होंने क्या, पहले अवसर के लिए उचित समानता का सिद्धांत। क्या, अवसर के लिए उचित समानता का सिद्धांत, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो हमारे जॉन रॉल्स साहब क्या कहते थे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे पदों और पदों से जुड़ी हो। क्या, वो पदों और पदों से जुड़ी हो जो सभी के लिए खुले हो। वह ये कहा जाता है, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वो पदों से, ऐसे पदों से जुड़ी हुई हों जो सभी के लिए खुले हों, अवसर की उचित समानता की शर्तों के तहत। इसका मतलब है कि समाज में सभी व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। क्या, समान अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए कि वो चाहे तो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाए। ये उसके हाथ में होना चाहिए कि बनना नहीं बनना, योग्यता वाली बात होती है। यदि योग्य व्यक्ति है तो पहुंच सके, ऐसा ना हो कि उसको अवसर ही नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक पद। क्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक पदों तक पहुंच सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, न कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को ही होनी चाहिए। यह प्रतिभा और प्रयास के आधार पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, न कि जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर। दूसरा आता है इसमें भेद का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को सबसे कम लाभान्वित सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए होना चाहिए। बस जितने भी हमारे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, तो इन असमानताओं को सबसे कम लाभान्वित जो सदस्य होते हैं उनको अधिकतम लाभ के लिए होने चाहिए। बस जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, जो लाइन के अंदर सबसे लास्ट में है, जहाँ तक सुख सुविधाएं और लाभ नहीं पहुँच रहा, वो जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये रॉल्स के सिद्धांत का सबसे विशिष्ट और विवादास्पद हिस्सा है। यह स्वीकार करता है कि समाज में कुछ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं होती है। जैसे विभिन्न नौकरियों के लिए अलग अलग आय स्तर होते हैं, किसी में तो 2-2 लाख रुपये तनख्वाह होती है, तो किसी में 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। लेकिन ये असमानता केवल तभी न्याय संगत मानी जाएगी जब वे समाज के सबसे गरीब और सबसे वंचित वर्गों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। भाई ये असमानताएं तभी न्याय संगत मानी जाएगी, नहीं तो अन्यायपूर्ण मानी जाएगी। कि जैसे ऐसा नहीं है कि जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो अपना जीवन काट ही नहीं पा रहा है, और 2 लाख रुपये कमा रहा है वो जीवन में ऐशो आराम कर रहा है, और दोनों एक ही संगठन के हिस्से हों। अगर दोनों ये न्याय संगत नहीं है, ये असमानता है, तो ये तभी न्याय संगत मानी जाएगी जब वो समाज के सबसे निचले गरीब वर्गों के लिए भी फायदेमंद हो, नहीं तो वो व्यवस्था बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को बराबर आय मिले, बल्कि यह है कि यदि कोई असमानता सबसे गरीब को लाभ पहुंचाती है तो ये स्वीकार्य है। मतलब जो सबसे निचले पायदान पे होगा वो भी सुखी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दुखी रहे, उसको भी सुखी रखना है। भाई ये है कि ऊपर वाले के किसी भी अधिकार को कम नहीं करना, लेकिन नीचे वाले के अधिकारों को इतना तो रखना है कि वह सुखी रहे। उदाहरण के लिए यदि एक इंजीनियर को अधिक वेतन मिलता है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिभा समाज को समग्र रूप से अधिक धन उत्पन्न करने में मदद करती है, जिसका एक हिस्सा पुनर्वितरण के माध्यम से सबसे गरीब तक पहुंचता है। तो ये स्वीकार्य है। भाई जो एक इंजीनियर है, पुल बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, तो उसको अच्छा वेतन भी मिलेगा, लेकिन यही है कि उसके द्वारा बनाया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी न किसी तरह एक गरीब व्यक्ति को लाभ तो पहुंचा ही रहा है। अब जॉन रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं, ये प्राइमरी गुड्स किसे कहते हैं? क्या जॉन रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं? तो रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुओं की अवधारणा भी पेश की थी, और ये वस्तुएं वे हैं जिन्हें कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति चाहेगा, चाहे उनकी जीवन योजना कुछ भी हो। मतलब प्राथमिक वस्तुएं किसे कहते हैं? जॉन रॉल्स के अनुसार ये वो वस्तुएं होती है जो
जिन्हें क्या है कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति चाहेगा, मतलब हर किसी व्यक्ति को ये चीज़ें चाहिए, चाहे वो जीवन में कुछ भी करना चाहता हो या ना करना चाहता हो, उनको ये चीज़ें तो चाहिए। इसमें वो कौन कौन सी चीज़ों को मानते हैं, जैसे अधिकार और स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को चाहिए अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर, आय और धन, आत्मसम्मान के सामाजिक आधार, ये सब चीज़ें क्या प्राथमिक वस्तुओं में शामिल करते हैं कौन, हमारे जॉन रॉल्स। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत इन प्राथमिक वस्तुओं के न्याय संगत वितरण पर केंद्रित है कि ज़्यादा कुछ चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों का तो न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए समाज के अंदर। अब जॉन रॉल्स की कुछ दूसरी अवधारणाओं के बारे में बात करें। एक उन्होंने प्रोसीजरल जस्टिस मतलब प्रक्रियात्मक न्याय की बात करें तो रॉल्स का यह सिद्धांत शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय पर आधारित है। उनका यह तर्क था कि यदि न्याय के सिद्धांत को चुनने की प्रक्रिया, मतलब मूल स्थिति और अज्ञानता पर्दा हमने देखा था, तो न्याय के सिद्धांतों को चुनने की प्रक्रिया निष्पक्ष है तो जो सिद्धांत चुने जाएंगे वो भी निष्पक्ष ही होंगे। यदि उन्होंने कहा कि न्याय के सिद्धांतों को चुनने की प्रक्रिया यदि निष्पक्ष है तो फिर जो सिद्धांत बन के आएंगे वो सिद्धांत भी कैसे होंगे, निष्पक्ष होंगे, भले ही उनके परिणाम हमेशा सभी को पूरी तरह से समान करे या ना करे, मतलब सभी के लिए वो लाभदायक हो या ना हो, लेकिन वो परिणाम कैसे होंगे, सिद्धांत निष्पक्ष होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि सभी को अवसर मिले और असमानताएं सबसे वंचित वर्गों, वंचितों के लाभ के लिए हो, कि जितनी भी असमानताएं वो क्या सबसे वंचितों के लाभ के लिए होनी चाहिए, न कि जो अमीर होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। ये असमानताओं का मतलब है कि कई बार सरकार क्या अलग से लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है, तो वंचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए सरकार को, न कि जो अमीर होते हैं उनको। फिर अब बात करें, इन्होंने उपयोगितावाद की आलोचना की थी। जॉन रॉल्स ने क्या किया, उपयोगितावाद की आलोचना की थी, क्रिटिक्स की थी। बात करें इसकी तो जॉन रॉल्स ने उपयोगितावादी दर्शन का एक शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत किया था जो उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने उपयोगितावाद की इस आधार पर आलोचना की कि वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के नाम पर अल्पसंख्यक के अधिकार और कल्याण का बलिदान कर सकता है। कौन, हमारे उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कर सकता है, अल्पसंख्यक के अधिकारों और कल्याण का बलिदान कर सकता है। जॉन रॉल्स का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को, कुल सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाने के लिए रौंदा नहीं जाना चाहिए, कि वे एक बड़े वर्ग को यदि आप सामाजिक उपयोगिता को उसकी बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या है कि जो दमित होते हैं, उनके अल्पसंख्यक होते हैं, उनके अधिकारों का बलिदान नहीं दे सकते। व्यक्ति को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वह एक अंत भी है। क्या, व्यक्ति को एक साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब यह है कि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी व्यक्ति है और व्यक्ति को क्या है, लोगों को साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य खुद ही साध्य है। फिर सामाजिक अनुबंध परंपरा की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन की बात करें जॉन रॉल्स के अनुसार, तो रॉल्स ने जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और इमैनुएल कांट जैसे विचारकों के सामाजिक अनुबंधन परंपरा को आधुनिक संदर्भ में दोबारा से जीवित किया। मतलब ये बहुत पहले की अवधारणा थी सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन जब जॉन रॉल्स ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको साबित करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने एक ऐतिहासिक अनुबंध की बजाय एक काल्पनिक अनुबंध का प्रस्ताव रखा, जिसे मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। और ये काल्पनिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि न्याय के सिद्धांतों का चयन निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से हो, न कि हमारे व्यक्तिगत हितों और पूर्वाग्रहों के आधार पर। तो हमारे जॉन रॉल्स का सिद्धांत हमारे न्याय के सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब निष्कर्ष की बात करें तो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत आधुनिक उदारवादी राजनीतिक दर्शन में एक आधारशिला के रूप में काम करता है। यह स्वतंत्रता और समानता के बीच एक नैतिक और व्यवहारिक संतुलन खोजने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों को भी न्यायपूर्ण व्यवस्था में जगह मिलनी चाहिए। उनके विचारों ने समकालीन जो राजनीतिक दर्शन है, अर्थशास्त्र है और सार्वजनिक नीति, इन सब पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जॉन रॉल्स के विचारों के बारे में देखा, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।